लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? लिक्विडिटी जोन्स क्या होते हैं? लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं? और लिक्विडिटी स्वीप किसे कहते हैं? तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम लिक्विडिटी क्या होती है इसे एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 पानी की बोतलें हैं और आपको इन्हें बेचना है। आप एक क्रिकेट स्टेडियम में जाते हैं, लेकिन उस समय वहां कोई मैच नहीं हो रहा होता। पूरे स्टेडियम में मुश्किल से 8 से 10 लोग होंगे, कोई खरीदने वाला भी नहीं मिलेगा और आपकी बोतलें बेचने में काफी समय लग जाएगा। इसका मतलब है कि वहां बायर्स कम हैं, यानी यह एक लो लिक्विडिटी वाली जगह है। अब यही 1000 पानी की बोतलें लेकर आप उसी स्टेडियम में मैच के दिन पहुंचते हैं। चारों तरफ भीड़ है। इस समय पानी की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपकी सारी बोतलें कुछ ही मिनटों में बिक जाएंगी। यह हाई लिक्विडिटी वाली जगह है जहां बायर्स की भरमार होती है। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जहां ज्यादा बायर्स और सेलर्स मौजूद होते हैं, वहां लिक्विडिटी हाई होती है और ऑर्डर्स आसानी से फिल हो जाते हैं। जहां बायर्स या सेलर्स कम होते हैं, वहां लिक्विडिटी लो होती है और ऑर्डर्स को फिल करने में दिक्कत आती है। यही सिंपल भाषा में लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लिक्विडिटी ट्रेडिंग में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। लिक्विडिटी को समझने से पहले एक बात क्लियर होनी चाहिए कि मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, जो छोटी कैपिटल से ट्रेड करते हैं, जैसे 10 लाख, 20 लाख या ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़। मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से यह अमाउंट बहुत छोटा होता है और इस कैटेगरी में हम और आप जैसे नॉर्मल ट्रेडर्स आते हैं। दूसरे होते हैं बिग प्लेयर्स, जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी बोलते हैं। इनके पास बहुत बड़ा फंड होता है, इसीलिए ये लोग 50 करोड़ से लेकर हजारों करोड़ तक ट्रेड करते हैं। इनमें बैंक्स, हेज फंड्स, एफआईआईज और डीआईआईज शामिल होते हैं। मतलब मार्केट में बेसिकली दो ही कैटेगरीज एक्टिव होती हैं, रिटेल ट्रेडर्स और बिग प्लेयर्स। अब ध्यान से समझना जो मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। रिटेल ट्रेडर्स के ऑर्डर्स छोटे होते हैं, इसलिए उनका बाइंग या सेलिंग इजीली फिल हो जाता है। लेकिन बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं कि वो इजीली फिल नहीं होते। इसी वजह से बिग प्लेयर्स हमेशा लिक्विडिटी ढूंढते हैं, वो जगह जहां उन्हें बायर्स या सेलर्स मिल सकें, ताकि उनके हेवी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो सकें। मान लो मार्केट बुलिश मूव कर रहा है, फिर पुलबैक देता है और फिर ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है। यह ब्रेकआउट देखकर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इसी पॉइंट पर किसी बिग प्लेयर को 100 करोड़ का माल बाय करना हो, तो उसके ऑर्डर्स फिल नहीं होंगे, क्योंकि यहां बायर्स तो बहुत हैं पर सेलर्स नहीं। यानी इस मोमेंट पर मार्केट में लिक्विडिटी कम है। जब तक मार्केट लिक्विडेट नहीं होता, तब तक कोई बड़ा मूव नहीं बनेगा, क्योंकि लिक्विडिटी ही मार्केट का फ्यूल होती है। अब बिग प्लेयर को 100 करोड़ की बाइंग करनी है, तो ऑब्वियसली उसको सेलर्स चाहिए होंगे। सेलर्स लाने के लिए बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, वो मार्केट में एक बड़ा सेल ऑर्डर डाल देते हैं, क्योंकि यहां पहले से बायर्स अवेलेबल होते हैं। जैसे ही बिग प्लेयर सेल करता है, प्राइस थोड़ा नीचे आता है और सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन हो जाता है। जैसे ही सपोर्ट टूटता है, रिटेल बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और उनके स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर्स की तरह बिहेव करते हैं। ब्रेकडाउन देखकर कुछ रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो वो भी सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस पॉइंट पर बिग प्लेयर्स को सेलर्स मिल जाते हैं, पहले बायर्स के हिट हुए स्टॉप लॉस से और फिर ब्रेकडाउन पर रिटेल ट्रेडर्स की सेलिंग से। जैसे ही उन्हें इनफ सेलर्स मिल जाते हैं, बिग प्लेयर्स अपने हेवी बाइंग ऑर्डर्स यहीं फिल कर लेते हैं। ऑर्डर्स फिल होते ही प्राइस फिर से ऊपर शूट कर जाता है। इस तरह से आप देख सकते हो कि मार्केट में लिक्विडिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जहां लिक्विडिटी होती है, वहीं बिग प्लेयर्स अपने बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं और वहीं से स्ट्रॉन्ग मूव्स बनते हैं। जैसे इस चार्ट पे देखिए कि मार्केट यहां पे बुलिश मूव कर रहा है। यहां पे एक सपोर्ट लेवल है, प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर आता है और यहां पे जैसे ही कोई बुलिश कैंडल बनाता है, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे रख देते हैं।
तो इन बायर्स के स्टॉप लॉस जहां पे होते हैं उसे ही हम लिक्विडिटी जोन कहते हैं। अब देखिए, प्राइस ऊपर जाता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है, जिसके वजह से ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करने लगता है। अब देखिए, जब प्राइस रिट्रेस करता है तो अगेन इस सपोर्ट लेवल पर जैसे ही हमें कोई बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, रिटेल ट्रेडर्स यहां पे बाइंग करने लगते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे रख देते हैं। अब इन बायर्स के स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे हैं, तो इसे ही हम लिक्विडिटी जोन कहते हैं। और मार्केट हमेशा लिक्विडिटी जोन को ही टारगेट करता है। जैसे अब देखिए, प्राइस इन लिक्विडिटीज को हंट करता है और फिर एक बार फिर ऊपर चला जाता है। आपको हमेशा याद रखना है कि जहां पे भी लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं वो लिक्विडिटी जोन की तरह काम करता है और मार्केट किसी भी साइड रियल मूव करने से पहले लिक्विडिटीज को हंट करता है, उसके बाद अपना रियल मूव देता है। अब चलिए लिक्विडिटी पूल्स को समझ लेते हैं। अभी आप इस चार्ट को देखिए जिसमें प्राइस पहले कुछ इस तरह से मूव किया हुआ है, उसके बाद एक रेंज में साइडवेज हो गया है। तो इस रेंज के ऊपर और इस रेंज के नीचे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, इसीलिए इसे हम लिक्विडिटी पूल कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स जो यहां से सेलिंग किए हुए हैं वो अपना स्टॉप लॉस ऊपर रखते हैं और बहुत से बायर्स जो यहां से बाइंग किए हुए होते हैं वो अपना स्टॉप लॉस यहां रखते हैं। इसीलिए इस रेंज के ऊपर और नीचे के जोन को हम लिक्विडिटी पूल कहते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या लिक्विडिटी पूल और लिक्विडिटी जोन एक जैसे ही होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। लिक्विडिटी पूल और लिक्विडिटी जोन एक जैसे नहीं होते, क्योंकि लिक्विडिटी पूल तब बनता है जब बहुत ज्यादा लोग बाइंग या सेलिंग किए होते हैं, जिससे ज्यादा स्टॉप लॉस भी क्रिएट हुए होते हैं। जबकि लिक्विडिटी जोन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लिक्विडिटी जोन हम उस किसी भी जोन को कह सकते हैं जहां पे लिक्विडिटी यानी कि जहां पे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं, चाहे वो स्टॉप लॉस ज्यादा लगे हों या कम। अगर इसे हम और सिंपल तरीके से समझें तो हम कह सकते हैं कि जब प्राइस किसी लेवल से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ होता है तो उस लेवल के नीचे या ऊपर लिक्विडिटी पूल बन जाता है। अब थर्ड पॉइंट है जहां पे लिक्विडिटी होती है, स्विंग हाइज और स्विंग लोज। मार्केट में जितने भी स्विंग हाइज या स्विंग लोज होते हैं, चाहे वो स्विंग्स छोटे हों या बड़े, उन स्विंग हाइज के ऊपर और स्विंग लोज के नीचे लिक्विडिटी होती है, क्योंकि स्विंग हाइज से सेलर्स सेलिंग किए हुए होते हैं और स्विंग लोज से बहुत से बायर्स बाइंग किए हुए होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है जहां पे लिक्विडिटी होती है, इक्वल हाइज और इक्वल लोज। मार्केट में जब भी कम से कम दो हाइज या लोज बराबर बने हुए होते हैं तो उन्हें इक्वल हाइज या इक्वल लोज कहा जाता है। इक्वल हाइज के ऊपर और इक्वल लोज के नीचे भी बहुत ज्यादा बायर्स और सेलर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। मार्केट इन्हीं लिक्विडिटीज को टारगेट करता है। लेकिन अगर आपको लिक्विडेट यानी कि ट्रैप होने से बचना है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, जिसे फॉलो करके आप लिक्विडेट होने से बच सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट यह है कि आपको हमेशा एंट्री करने से पहले कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। कभी भी बिना कैंडल क्लोजिंग के एंट्री नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहां पे बेरिश मूव कर रहा है और प्राइस यहां पे इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं। लेकिन जब ये कैंडल क्लोज करती है तो यह एक रिजेक्शन कैंडल बन जाती है और उसके बाद प्राइस यहां से नीचे चला जाता है और जितने भी लोग यहां से बाइंग किए हुए होते हैं वो सभी ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए हमें एंट्री करने से पहले कैंडल क्लोज का वेट जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग ही हमें चार्ट का रियल लॉजिक बताती है। लिक्विडिटी ट्रैप से बचने के लिए सेकंड पॉइंट यह है कि हमें सिर्फ स्मॉल टाइम फ्रेम के बेस पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल टाइम फ्रेम पर प्राइस को मैनिपुलेट करना बहुत इजी होता है और बिग प्लेयर्स इसे आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए स्मॉल टाइम फ्रेम पर एंट्री लेने से पहले हमें बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का सेंटिमेंट अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर प्राइस मैनिपुलेशन करना काफी मुश्किल होता है। अब लिक्विडिटी ट्रैप से बचने के लिए थर्ड पॉइंट यह है कि आपको कभी भी पेनी स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में लिक्विडिटी यानी बायर्स और सेलर्स बहुत कम होते हैं। पेनी स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है और बड़े प्लेयर्स आसानी से प्राइस को ऊपर नीचे कर देते हैं। इस वजह से रिटेल ट्रेडर्स अक्सर फोमो में एंट्री ले लेते हैं,
लेकिन जब एग्जिट का टाइम आता है तो बायर्स नहीं मिलते और स्टॉक लोअर सर्किट में फंस जाता है। पेनी स्टॉक्स में टेक्निकल एनालिसिस भी रिलायबल नहीं होता, इसलिए कैपिटल रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसलिए लिक्विडिटी ट्रैप से बचने के लिए हमेशा हाई लिक्विडिटी, फंडामेंटली स्ट्रांग और अच्छे वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में ही ट्रेड करना चाहिए। सो आई होप कि आपको लिक्विडिटी के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी अगर आपको लिक्विडिटी को ट्रेड करने की और भी टेक्निक्स सीखनी है तो इस चैनल पर लिक्विडिटी बेस्ड और भी पावरफुल एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उन्हें जरूर देख सकते हैं। इस एपिसोड में हमने जो कुछ ही सीखा, अगर आपको इसका कंप्लीट फ्री सिंपल नोट चाहिए तो आप हमारा PKR ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करके उसमें फ्री मटेरियल ऑप्शन से इसका कंप्लीट फ्री सिंपल नोट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चार्ट की साइकोलॉजी समझकर हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री एग्जिट प्लान नहीं कर पाते हैं और हर रोज रैंडम और ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हमारा PKR ट्रेडिंग ऐप के अंदर चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर स्मार्ट मनी माइंडसेट से सिंपल तरीके से चार्ट को समझकर कॉन्फिडेंस के साथ हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री एग्जिट करना सिखाया जाता है, ताकि आप मार्केट के हर मूव को समझकर स्मार्ट डिसीजन ले सकें बिना ओवर ट्रेडिंग किए। तो PKR ट्रेडिंग ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो गो एंड चेक इट आउट नाउ।